इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? मतलब ऐसा कोई पानी में, जो चीज पानी में हाँ हाँ डिसॉल्व हो जाती हाँ, जो चीज पानी में डिजोल्व होती है, एकदम सिंपल वर्ड में फरहान ने बोला, जो चीज पानी में डिजोल्व होती है, तो साइंटिस्ट का मानना है कि अगर कोई भी चीज पानी में डिजोल्व होती है और वो आयनिक कंपाउंड है, मान लो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, नमक ले लो, अगर ये नमक पानी में डिजोल्व होता है तो इसका मतलब ये साबित होता है कि ये अपने आयन आयन में जनरेट होता है, यानी अपने आप को ब्रेक करता है और ब्रेक करके अपने आयन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि अगर कोई चीज पानी में डिजोल्व होती है उसका मतलब वो पानी के अंदर जाकर अपने आयन्स प्रोड्यूस करती है। करेक्ट और नॉट? करेक्ट ना? तो अब मैं कभी भी तुमको बोलूंगा कि सोडियम क्लोराइड पानी में जाकर डिजोल्व हो रहा है, तो तुम लोग समझ जाना कि सोडियम क्लोराइड पानी में जाकर आयोनाइज हो रहा है, आयन जनरेट कर रहा है, अपने आप को डिसोसिएट कर रहा है। तो डिसोसिएट, डिजोल्व, आयोनाइज, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। अब एक चीज और देखेंगे हम लोग ने, यहाँ पे देखे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वर्ड आया था यहाँ पे, देखो स्ट्रॉन्ग और वीक, इसका मतलब क्या था? स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? कोई कितनी मात्रा में डिजोल्व होगा, कौन सी चीज, जैसे सोडियम क्लोराइड डालता हूँ और मैं चम्मच से घोलते जाता हूँ घोलते जाता हूँ, और मान लो एकदम ट्रांसपेरेंट एकदम पानी बन जाए, मतलब एक भी सोडियम नमक मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, नमक का टुकड़ा, तब मैं बोलूंगा कि वो जो सोडियम क्लोराइड जो भी हमने यूज किया है वो पानी के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो गया। समझ गए? तो ऐसे टाइप के सोल्यूशन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? उसका उल्टा, ये सोल्यूशन भी पानी में डिजोल्व होगा पर इतना अच्छे से नहीं होगा, इसके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे, कंप्लीटली प्रॉपरली ये डिजोल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी पानी में नींबू डालूं तो नींबू और पानी दोनों डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट का मानना है कि नींबू पानी के साथ डिजोल्व तो होगा पर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, कुछ हिस्से रह जाते हैं। ये याद रखो हाँ, ये बात। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिजोल्व होते हैं पानी के अंदर, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट भी, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व प्रॉपर नहीं होते, यानी आयोनाइज भी प्रॉपर नहीं होते, डिसोसिएट भी प्रॉपर नहीं होते हैं। वीक एसिड और वीक बेस इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब दूसरा वर्ड क्या पढ़ा था हम लोग ने कल? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। करेक्ट ना? तो मैंने बोला था ये मत पढ़ो डायरेक्ट यहाँ से पढ़ो, मैंने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि यही इसकी फॉर्मूला भी है, डेफिनेशन भी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये चीज को बताता है कि कोई सोल्यूशन के अंदर कोई चीज कितनी डिजोल्व है, टोटल नंबर ऑफ मोल के अंदर आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आपने जो डाला है, ठीक है, मान लो HCl को आपने पानी में डाला, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये पानी के साथ कितना डिजोल्व, हमें तो पता है कि अच्छा डिजोल्व है, कंप्लीटली डिजोल्व है, पर कितना, तो कितना वो ब्रेक होकर डिजोल्व हो रहा है, कितना ब्रेक होकर आयन्स बना रहा है, उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बनाएगा जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा का काम क्या है? ये पता करना कि आपके पास जो भी सॉल्यूट पार्टिकल, जो भी चीज है, पाउडर है, वो पानी के साथ कितना डिजोल्व हो रहा है, कितनी मात्रा में डिजोल्व हो रहा है, उसका परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो। समझ गए ये वाला पार्ट? अब दूसरा साइंटिस्ट यहाँ क्या बोलता है कि कोई चीज कितनी डिजोल्व है तो उसके लिए आपको कॉन्सेंट्रेशन की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है क्या? तो कॉन्सेंट्रेशन ये चीज को बताता है कि किसी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कोई नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना डिजोल्व, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मान लो HCl, AgCl, कॉपर सल्फेट आपने पानी में डाला, 1 लीटर पानी में, ये आपने जो सिल्वर क्लोराइड या कॉपर सल्फेट डाला वो पानी के अंदर कितना डिजोल्व हुआ, उस रेशियो को कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या बताता है? कोई चीज किसी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कितनी डिजोल्व है उसको बताता है। यानी अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए तो आपको कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेप्ट को भी इसके साथ जोड़कर देखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे अल्फा इंटू सी आया। यहाँ तक कोई डाउट आया? ये सब हम लोग कर चुके, जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने ये पार्ट देखने के बाद हम लोग ने ये देखा कि इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेप्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है, जिसका लिंक एसिड और बेस से, तो हमें एसिड और बेस के बारे में पढ़ना पड़ा। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड और बेस की अलग अलग थियरी एक्सप्लेन की। जैसे अरेनियस के हिसाब से अगर कोई रिएक्शन हैपन हो और उस रिएक्शन में प्रोडक्ट में अगर H+ आयन प्रोड्यूस हो तो अरेनियस ने बोला कि वो एसिड है। और अरेनियस ने बोला बेस क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन हैपन हो पानी के साथ और फाइनल प्रोडक्ट में OH है तो उसने बोला वो चीज बेस होगी। सिंपल डेफिनेशन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया। क्यों आया नेक्स्ट साइंटिस्ट? उसने बोला अरे ऐसे और भी ऐसे सोल्यूशन है जैसे अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, जिनके अंदर OH आयन होते ही नहीं है,
उसके बावजूद वो एक अच्छे बेस होते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनिया। तो उस बेसिस की थियरी क्या हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तब दूसरे साइंटिस्ट ने अपना फायदा उठाया उसका, उसने अपनी थियरी निकाली। उसने बोला एसिड क्या होता है, जो डोनेट करता है। उसके मुताबिक ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से जो कंपाउंड अपने हाइड्रोजन को डोनेट करेगा वो एक अच्छा एसिड होता है, और जो उन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा वो एक अच्छा बेस होता है। समझ में आया? तो यहाँ पर इधर पे देखो तो HCl अपना हाइड्रोजन लॉस कर रहा है इधर पे, और अगर इसको उल्टा करो तो इसी रिएक्शन को, तो ये क्लोरीन वापस से अपने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। बराबर, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। ये एरो क्या बताता है, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट। तो उसके बाद लेविस थियरी भी आया। लेविस ने अपने हिसाब से इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोला, देखो हमेशा ऐसे भी रिएक्शन होंगे जिनमें हाइड्रोजन ही ना हो, प्रोटॉन ही ना हो। देखो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे एक वर्ड आया, हाइड्रोजन के लिए क्या वर्ड आया, प्रोटॉन। तो कभी प्रोटॉन बोलेगा तो समझ देने का हाइड्रोजन की बात कर रहा है, ठीक है। वरना बोलेगा अरे सर ये एटम के प्रोटॉन की बात कर, नहीं, इस कॉन्सेप्ट के अंदर प्रोटॉन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एसिड क्या है, तो लेविस के हिसाब से, ये थोड़ा सा डीपली कॉन्सेप्ट है, इसका इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं। लेविस के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, एटम हो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, उसको एसिड बोलते हैं। बेस किसको बोलते हैं, जो उसको शेयर करे। तो यहाँ पर अमोनिया शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बेस है। और ये हाइड्रोजन जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए वो एसिड है। समझ में आया? तो ये भी हो गया था। उसके बाद हमने हेम्पोटेरिक नेचर देखा था। हेम्पोटेरिक नेचर में हमने देखा था कि अपना जो वाटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये एसिड एज वेल एज बेस दोनों का बिहेवियर देता है। कब ये एसिड बनेगा, कब ये बेस बनेगा, वो निर्भर करता है कि उसके साथ दूसरा जो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट हो वो कौन सा हो। मान लो यहाँ पे अमोनिया बेस है, उस वक्त पानी एसिड बन जाएगा। मान लो अगर उसके साथ कोई एसिड अटैच है, तब वो बेस की तरह बिहेवियर करेगा। इस बिहेवियर को ही एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस देखा था। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस का मतलब क्या है कि आप जब एसिड को, कोई एसिड और मान लो HCl है, उसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, तो साइंटिस्ट बोलते हैं अगर आप किसी एसिड को पानी में डालोगे यानी एक्वस करोगे, तो ये एसिड पानी में जाके अपने आयंस में टूट जाते हैं। यानी इसमें कौन कौन से दो आयन है, एक H+ और दूसरा क्लोरीन आयन। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप किसी बेस को, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डालते हो, तो अपने आयन में टूट जाते हैं, Na+OH-। समझ में आया? इसी तरह से बहुत सारे एसिड है जिनके नाम नीचे लिखे हैं, इनको भी अगर पानी में डालोगे तो ये भी पानी में आयन जनरेट करते हैं। यहाँ पर HCl, NOH और बाकी जितनी भी एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। समझ में आया? नीचे वीक एसिड और वीक बेस की एग्जाम्पल थी। वीक एसिड को पहचाना बहुत आसान है, अगर किसी कंपाउंड में कार्बन आता है वो एसिड हमेशा वीक ही होता है, ठीक है। एक्सेप्शन ऑलवेज रहेंगे, केमिस्ट्री है। डिसोसिएशन कांस्टेंट, हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कांस्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो कोई भी एसिड में क्या होता है, जब किसी एसिड को पानी में डालते हैं तो वो अपने आयन जनरेट करता है, ठीक है। ये आरएनए के हिसाब से लिखा है क्वेश्चन, H+ और A- दे रहा है, बरोबर। अब मुझे इसका कांस्टेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिसोसिएशन को, बहुत आसान। Ka प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इजी है ना लिखना। इसी तरह बेस का भी फॉर्मूला इसी लिखते हैं, इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। उसके बाद ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, देखो नाम में ही लिखा हुआ है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो डाइल्यूशन लिखा है मतलब इसका इस्तेमाल डाइल्यूशन के लिए करते हैं। यानी ये वीक एसिड और वीक बेस के लिए बनाया गया था ये लॉ, जिसके जरिए हम लोग कोई चीज कितनी वीक है, कितना डाइल्यूशन, उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ में आया ये, आई होप ये रिमेम्बर होगा, है ना। अगर ये एसिड आया तो मैंने बोला था बेस का मेथड भी सेम ही है। फिर हम लोग आए थे आउटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आउटो का मतलब क्या होता है, ये बटन तुम लोग ने अपने रिमोट कंट्रोल में भी देखा होगा, है ना। क्या काम करता था ये, आउटो मतलब ऑटोमेटिक, करेक्ट ना। ऑटो ऑटोमेटिक से बना हुआ। आयोनाइजेशन मतलब यानी कोई ऑटोमेटिक चीज अपने आप को पानी में डिजोल्व करके अपने आप को आयन में ब्रेक कर दी, करेक्ट ना। ऑफ वाटर लिखा हुआ, अरे इसका मतलब ये है कि पानी अपने ही पानी मॉलिक्यूल के साथ मिलकर अपने आप को आउटो आयोनाइजेशन करता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, अरे हो सकता है, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ऐसा हैपन हो सकता है। देखो नीचे क्वेश्चन लिखिए, पानी अपने से जैसे आयन के साथ ही मिलकर क्या हो रहा है, आउटो आयोनाइजेशन हो रहा है।
एक में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दूसरे में OH बेस बन रहा है, यानी एसिड और बेस दोनों बन रहे हैं। बरोबर, बरोबर कि नहीं? यानी ये इसको ही बोलते हैं आउटो आयोनाइजेशन। अंडरस्टूड? यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन क्या बता रहा है कि अगर पानी अपने आप को आउटो आयोनाइजेशन करके कटायन और अनायन बना सकता है, तो वो रिवर्सिबल जाके वापस से वो अपने एक्चुअल हालत में भी आ सकता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल भी बना सकता है। इसका मतलब यही होता है। अंडरस्टूड? अब एक और चीज याद रखो, यहाँ पर आउटो आयोनाइजेशन में जो पॉजिटिव साइन है दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन, बोलते हैं एक अच्छा एसिड होता है, ठीक है। OH माइनस आयन एक अच्छा बेस होता है, ये याद रखना। अब मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला है, तो हमें पहले से फॉर्मूला पता है। क्या है फॉर्मूला? प्रोडक्ट अपन रिएक्शन, तो प्रोडक्ट में H3O OH है और रिएक्शन में 2 बार H2O दिया है, तो H2O लिखकर स्क्वायर लगा दो। अब क्या करो, ये देखो H2O कॉमन है दोनों में, तो उसको लेफ्ट साइड ले लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला, KH2O होल स्क्वायर बराबर है हाइड्रोनियम आयन और बेस के। इसका मतलब यही होता है ना। अब क्या करो, मान लो कि H2O स्क्वायर K डैश के बराबर, तो K इंटू K डैश क्या हो गया, H3O प्लस OH माइनस। अब K इंटू K डैश की जगह पे सपोज करो KW को, ये KW क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट है। आयोनिक प्रोडक्ट किसका है, वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट, और ये इसकी डेफिनेशन। तो KW क्या बोलता है, KW है आयोनिक प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन at equilibrium in pure water is called ionic product of water. I hope समझ में आया होगा तुम लोग को। फरहान, साइमा, अरमान, क्लियर है? कोई डाउट? हाँ सर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है साइंटिस्ट, आप इन कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो सवाल होगा अरे ऐसे कैसे कैलकुलेट करें, पानी है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन निकाला जा चुका है, हाइड्रोनियम आयन हो या OH आयन हो, अगर पानी से रिलेटेड आयन्स हैं तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है वो फिक्स है। अरे हमें पता है ना पानी न्यूट्रल होता है, तो जरा देखो पावर में -7 लिखा हुआ है। इससे अगर पीएच के बेस पे भी मैं तुमको एक्सप्लेन करूं, तो पीएच के बेस पे 7 न्यूट्रल नंबर होता है। और देखो पानी में पीएच की कोई भी वैल्यू नहीं आती है, न्यूट्रल रहता है, कोई कलर नहीं आएगा। तो 1 इंटू 10 का पावर -7 इंटू 1 इंटू 10 का पावर -7, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन सेंस से पावर में बदलाव आएगा, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, -7 प्लस 14 आएगा आंसर, लेकिन माइनस का साइन आएगा क्योंकि दोनों पे नेगेटिव था। ये वैल्यू याद रखो। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो वैल्यू होती है कॉन्सेंट्रेशन की, ये इतनी होती है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, याद रखो। पीएच स्केल, यहाँ से एक्चुअली हम लोग को स्टार्ट करना है आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा। पीएच स्केल क्या होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले सोरेनसन साइंटिस्ट ने बताया था। इसने क्या बोला कि हर एक चीज के अंदर या तो एसिड होता है या तो बेस होता है, पर इन एसिड और बेस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसको कैलकुलेशन करने में सोरेनसन साइंटिस्ट ने अपना सबसे बड़ा योगदान दिया था। इसने एक मेथड बनाया, एक फॉर्मूला बनाया। ये फॉर्मूला कैसे बनाया, तो इसके बारे में टेक्स्ट बुक में कोई डिटेल नहीं है। टेक्स्ट बुक ने क्या बोला है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को याद कर लो। और फॉर्मूला क्या है, पीएच, दैट मीन H हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस टू 10 कॉन्सेंट्रेशन, वो जो ब्रैकेट है ना, दैट ब्रैकेट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन H प्लस से एसिड है। तो ये फॉर्मूला एसिड को कैलकुलेट करने का। इसी तरह हम बेस को कैलकुलेट करने वाला फॉर्मूला भी बना सकते हैं, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस टू 10 OH माइनस, ये बेस के लिए, ठीक है। ज्यादा जानकारी नहीं लेनी है इसकी, बस ये फॉर्मूला डायरेक्ट स्टडी कर लेना है। अब मुझे रिलेशनशिप बताना कि पीएच और पीओएच में कितने का रिलेशन होता है, क्या ये दोनों बराबर है? चलो देखते हैं। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है, तो अभी हम लोग ने लिखा था KW इक्वल टू H3O प्लस OH मिला था। फिर हम लोग ने इसको सॉल्व किया था, तो आयनिक प्रोडक्ट क्या मिला था, 1.0 इंटू 10 का पावर -40, यही मिला था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब क्या करें, इस आयनिक प्रोडक्ट जो दो मिले हैं ना, इन पे लॉग अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई करने का है, लॉग बेस टू 10 अप्लाई करना। तो जब लॉग अप्लाई करते तो आप लोग को पता होगा जो A मल्टीप्लाई B है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग अप्लाई करने में प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में। तो लॉग बेस टू 10 H3O प्लस प्लस लॉग बेस टू 10 OH माइनस इज इक्वल टू, अब तुम लोग को पता होगा लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, कुछ नहीं होती। लॉग 10 का पावर -14 की वैल्यू क्या होती है, तो एकदम सिंपल फॉर्मूला याद रखो। अगर कोई भी पावर n दिया होगा तो लॉग सर आपकी आवाज़ चली गई।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो। हाँ सर अभी आ रही है। आवाज आ रही हाँ है? सर अभी कब अभी आ से रही है, कटी? कब से नहीं आ रही आवाज थी। का कब से? ये ये रिलेशनशिप में आ रही थी आवाज? इसमें नहीं, चले गई। नहीं, इसमें चली गई। चली गई अच्छा थी। अच्छा, रिलेशनशिप पूरा पढ़ा डाला और आवाज ही नहीं आई। वही मैंने अभी चेक किया, मैंने क्या हो गया, आवाज क्यों नहीं आ रही, इसलिए मैं पूछते रहता हूँ। रिलेशनशिप में ना एक्चुअली ये दोनों का रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो हम लोग के पास ऑलरेडी आयोनिक प्रोडक्ट का हम लोग ने फॉर्मूला निकाला था, याद है? KW=H3O+ है ना, OH माइनस। इन दोनों की वैल्यू भी निकाली थी। क्या हम लेते KW=1 × 10⁻14 एट 290, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे किया था। KW क्या होता है? H3O+ OH माइनस। इसकी भी वैल्यू वही होगी क्योंकि दोनों ही बराबर है, 1 × 10⁻14। यहाँ तक समझा तुम लोग को स्टेप? अब लॉगरिथम अप्लाई करो, ठीक है? लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि लॉगरिथम में जो मल्टीप्लाई होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। तो यहाँ का मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो log बेस टू 10 H3O+ प्लस log बेस टू 10 OH माइनस इज इक्वल टू, तुम्हें पता है पावर की वैल्यू क्या आती है लॉग में? लॉग में पावर की वैल्यू पावर ही होती है। जो भी पावर लिखा रहेगा ना वही एक्चुअली लॉग की वैल्यू होती है। समझ में आया? बाकी सब तो जीरो आएगी वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट क्या करो पता है? ये माइनस में को हटाना है यहाँ से। तो क्या करो, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे प्लस आ जाएगा, पर बाकी जगह पे माइनस आएगा। यही तो हम लोग को चाहिए। अगर मैं ये देखो, हाइड्रोनियम आयन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फरहान, एसिड को। तो माइनस log बेस टू 10 H+ क्या है? पीएच है ना अपना, यहाँ पे पीएच ले लेंगे। और माइनस log बेस टू 10 OH क्या है साइमा अपना? POH है ना, इसकी जगह POH ले लेंगे। दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? 40। बट टोटल नंबर कितने होते हैं पीएच स्केल के अंदर? 1 से लेके 14 तक, जिसमें से 7 से वो डिवाइड होता है। 7 के आगे जाओगे तो बेस, 7 के पीछे जाओगे तो एसिड। यही होता है ना? हाँ समझ में सर। आया साइमा, फरहान? ओके। एसिडिटी एंड बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले? एक अपन एसिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, बेसिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। सर ये एसिड कैंसल्ड है। बेसिक कैंसल है ये, वही मैं हाँ। देख रहा हूँ, चेक कर। हाँ ये कैंसल, कैंसल ये नहीं है एग्जाम में। अब आते हैं डायरेक्टली हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। देखो नाम ही लिखा हुआ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट बोले तो, अरे तो तुमको पता है क्या, जब कोई रिएक्शन होता है अरेनियस इक्वेशन में, अरेनियस की थ्योरी क्या बोलती है कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। सच है कि नहीं? जैसे यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के नाम लिखे। देखो अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से ही बनेंगे, करेक्ट और नॉट? अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बेस है, बेसिक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस से ही बनेंगे। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ही होगा।
और वीक एसिड वीक बेस से बनने वाला सॉल्ट भी वीक सॉल्ट ही होगा। समझ में आया यहाँ पे? चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लगा है, तो ये बना कैसे? तो तुम लोग को पता होगा अरेनियस इक्वेशन के मुताबिक, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप जो कि बेस है उसको एसिड HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा, सोडियम क्लोराइड। करेक्ट और नॉट? सोडियम क्लोरीन साथ में आ जाएंगे और OHH साथ में आके पानी बनाएंगे। समझ में आया? नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनते हैं, यही याद रखो। और वीक एसिड होगा तो वीक सॉल्ट बनेंगे। ये सारे वीक सॉल्ट है। वीक सॉल्ट को पहचानना बहुत आसान है। कार्बन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना? कार्बन, कार्बन दिखा तो समझ जाओ वीक सॉल्ट है। समझ गए ट्रिक कैसे पहचानते? अब इसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए, इसको थोड़ा गो थ्रू कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस में आते हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब ऑलरेडी हम लोग हाइड्रोलाइज के बारे में जानते हैं, यहाँ पे क्या नया पढ़ना है? तो यहाँ पे सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, बस ये चीज नहीं है यहाँ पर, है ना? तो पहला शुरुआती रिएक्शन तो कुछ और ही है। इसमें क्या बोल रहा है कि जब आप किसी पानी को पानी के साथ ही, when a salt is dissociated in water, it dissociates completely into its constituent ion. The solvent water dissociates slightly as. तो यहाँ पर तो ऊपर कुछ और लिखा है, नीचे कुछ और इक्वेशन दिखाई दे रही है, बरोबर ना? इधर पे क्या दिखाई दे रहा है कि जब किसी पानी को पानी के साथ ही आप रिएक्ट करोगे, हाइड्रोलाइज करोगे, रिएक्शन भी बोल सकते हो, तो ये एक हाइड्रोनियम आयन और एक OH आयन बनाएगा। इस वक्त तक पानी का जो, अब बोल रहे कि जितनी मात्रा में हाइड्रोनियम आयन बनेगा उतनी ही मात्रा में बेस भी बनेगा। उसका मतलब क्या है? जब कोई चीज कंप्लीटली डिसोसिएट होती है तो जितना वो एसिड बनाती है उतना ही वो बेस भी बनाती है। जब दोनों की ही वैल्यू सेम है तो ऐसे इंटरेक्शन को हम लोग नो इंटरेक्शन बोलते हैं, है ना? अब यहाँ पर देखो नीचे क्या लिखा है। यहाँ पे आप ये पढ़ते हो रहा है कि कोई नमक है, मान लो सोडियम क्लोराइड ले लो, अगर उसको तुम पानी में डालोगे तो क्या होगा? वो पानी के साथ डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होने पे क्या बनाता है? आयन बनाते हैं, है ना? और द सॉल्वेंट वाटर इज डिसोसिएट स्लाइटली। मान लो कि आपके बीकर के अंदर जब तक पानी नहीं, जब तक सॉल्ट नहीं है, जब तक पानी खुद के साथ ही आयन्स बनाते रहेगा। सच है कि नहीं? मैंने यही बोला था ना। ये कब कर देगा? जब तक आपने सॉल्ट डाला नहीं है। समझा फरहान, साइमा? कब तक ये बनाते रहेगा अपना खुद का आयन? जब तक इसमें आपने कुछ और एडिशनल चीज नहीं डाली। पर जैसे ही आप इसमें नमक डालते हो, सोडियम क्लोराइड, उस वक्त क्या प्रॉब्लम आएगा? पानी खुद के आयन बनाने की बजाय अपने को ज्यादा तरजीह देगा उस सोडियम क्लोराइड को आयन बनाने में। समझ में आया? अब वो खुद का आयन ज्यादा नहीं बनाएगा। समझ गए क्यों? क्योंकि सॉल्ट आ गया है ना, इसलिए वो खुद के आयन बनाए। इफ द आयन ऑफ सॉल्ट डू नॉट इंटरेक्ट विथ वाटर, the hydrogen ion and hydroxy ion concentration remain equal and the solution is neutral. When one or more of the salt ion reacts with water, the equality of concentration of OH is disturbed. यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि शुरुआत में हमने क्या देखा? जब तक पानी के अंदर नमक नहीं था तो इसके अंदर जितने हाइड्रोनियम आयन बन रहे थे पानी के अंदर, उतने ही OH आयन बन रहे थे अपने आप। पर जैसे ही आपने नमक डाला तो अंदर बनने वाला जो रेशियो था ना हाइड्रोनियम एसिड और बेस का, पानी का खुद जो बना रहा था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब वो इक्वल नहीं रह सकता। दैट डज। और दूसरा चीज, जब ये दोनों बराबर थे एसिड और बेस, तब सोल्यूशन न्यूट्रल था। पर जैसे ही आपने नमक डाला, अब ये सोल्यूशन न्यूट्रल नहीं रहेगा, या तो वो एसिडिक रहेगा या तो बेसिक रहेगा। वो डिपेंड करता है आपने सॉल्ट कौन सा डाला है उसके अंदर, है ना? हो सकता है आपके पास जो सॉल्ट हो वो बेसिक सॉल्ट हो सकता है आपके पास जो सॉल्ट हो वो एसिडिक सॉल्ट हो। Such reaction with ion of salt and ion of water is called hydrolysis of salt. I hope तुम लोग को समझ में आएगा hydrolysis of salt क्या होता है। कि जब आप किसी बीकर में पानी हो, उसमें पानी में कुछ ना डालो तो पानी अपने आप रिएक्ट करके एक एसिड और बेस बनाता ही रहता है। उसमें जो एसिड की मात्रा होती है उतनी ही बेस की मात्रा होती है। तब तक पानी के अंदर जो आयंस बनते हैं वो न्यूट्रल्स होते हैं। पर जैसे ही आप नमक डाल देते हो तो उसकी वजह से पानी जो न्यूट्रल था उसके आयन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब वो या तो एसिड का बिहेव देगा या तो बेस का। वो डिपेंड करता है आपने सॉल्ट कौन सा डाला। ये जो सॉल्ट ऑफ आयन की वजह से जो पानी को डिस्टर्ब हुआ है, जो पानी के आयन में बदलाव आया है, इसी को हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? रिएक्शन इन विच द कटायन और आयन बोथ आयन ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विद आयन ऑफ वाटर to produce acidity और अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब वही बेसिसिटी, इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। समझ में आया तुम लोग का हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है? साइमा, फरहान, अरमान, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ उसकी और भी प्रॉपर्टी देखते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट की।
सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस देखते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस पहली एग्जांपल है, यानी मैं यहाँ पे जो सॉल्ट ले रहा हूँ वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या तो स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है तुम लोग को मेरी? फरहान आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड कंपाउंड, मुझे पता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से ही बना हुआ सोडियम क्लोराइड है। मैंने पहली बताया था सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनता है। सच है कि नहीं? अब क्या होगा, जब इस सॉल्ट में पानी में डालूंगा तो अपने आयन जनरेट करेगा, एक सोडियम प्लस और एक क्लोरीन प्लस। यहाँ तक तो सब क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है साइंटिस्ट, आप ये जो सोडियम है और ये जो क्लोरीन है, इनकी टेंडेंसी नहीं है कि ये और पानी के साथ रिएक्ट करें। दिस इज बिकॉज द पॉसिबल प्रोडक्ट। अब ये क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे? अरे इतनी मेहनत से तो ये लोग ने सोडियम क्लोराइड अपने आप को बनाया, अगर इनको वापस से अगर तुमने पानी के साथ रिएक्ट किया तो वापस से वो अपने जो पुराने प्रोडक्ट थे ना वो बना देंगे, NaOH और HCl बना देंगे। बनाएंगे कि नहीं अगर पानी के साथ रिएक्ट किया तो? चलो देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन कटायन अनायन को पानी के साथ रिएक्ट करता है, ये डिसोसिएट होने की बजाय होना क्या चाहिए था, और आयन जनरेट होने चाहिए। बरोबर सहमत? पर ये उल्टा हो गया, और पानी डालने पर आयन जनरेट होने की बजाय उल्टा हो गया, ये अपनी एक्चुअल हालत में आ गए, HCl बन के NaOH होगा। अरे ये क्या हो गया, मुझे एसिड भी मिल रहा है बेस भी मिल रहा है, करेक्ट। और अभी अभी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लोग एक्सप्लेन किया था कि जिसके अंदर एसिड भी हो बेस भी हो उसको न्यूट्रल कंपाउंड बोलते हैं। ये तो वापस से न्यूट्रल हो गया अपना सॉल्ट, बराबर के नहीं? बजाय पानी मिलने के आयन को ब्रेक करने के, ये तो आयन को आपस से जमा कर लिया है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अभी भी रुकूंगा नहीं, जिद पे आ गया, चलो मैं वापस इसमें पानी डालता हूँ। वापस से आप पानी डालोगे तो वापस से ये आयन जनरेट करेंगे, यानी कुछ हो ही नहीं रहा है। इनको जितने आयन जनरेट करना था उन्होंने किया, इससे ज्यादा आयन जनरेट कर पा रहे हैं क्या? नहीं, यानी कुछ हो ही नहीं रहा है। तो पर मेरे को एक चीज मिल रही है, एक हाइड्रोनियम आयन और एक OH आयन। इससे ये साबित होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट को अगर पानी में आप डालोगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, बार बार आपका कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा अगर फर्दर हाइड्रोलाइज किया। तो ऐसे में बोल सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पानी के साथ हाइड्रोलाइज होते ही नहीं है। ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं? मैं समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट के सब ऊपर नीचे से जा रहा है। देखो पहले कटाइन अनाइन जनरेट किए, फिर पानी डालते वापस से मुझे HCl मिला, फिर उस HCl को फर्दर मैंने किया तो फिर वापस से कटाइन अनाइन बराबर चल के आ रहा है। और देखो प्रोडक्ट के अंदर मुझे एसिड और बेस दोनों मिल रहा है। मैंने अभी अभी तुम लोग एक्सप्लेन किया था सॉल्ट हाइड्रोलाइज में, अगर आपको किसी कंपाउंड में एसिड भी मिले बेस भी मिले मतलब वो न्यूट्रल है। दोनों चीज कभी नहीं मिलनी चाहिए अपने को। मैंने अभी बोला था एक्सप्लेनेशन में, या तो आपको एसिड मिलेगा या तो सॉल्ट मिलेगा, बेस सॉल्ट मिलेगा, दोनों कभी नहीं मिलेगा। अगर आपको दोनों मिल रहा है मतलब कंपाउंड न्यूट्रल है, मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। समझ में आया कि कंफ्यूजन है? तो यहाँ लिखा है इट इज कंक्लूड दैट द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइज। क्योंकि साइकिल तो रिपीट होती रहेगी, वापस से अगर इसमें पानी डालोगे क्लोरीन सोडियम में, ये वापस से क्या दिखाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाएगा, फिर पानी डालोगे फिर कटायन आयन बनेगा। मतलब स्टेप में कोई बदलाव आ रहा है क्या फरहान साहिबा, अरमान? नहीं आ रहा है, यानी ऐसे रिएक्शन को हम लोग नो रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आया? कोई डाउट? अरे बोलना पड़ेगा वरना मेरे को पता कैसे चलेगा। समझा सर। ओके नेक्स्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब यहाँ पे मैं क्या करें, स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूँ एक वीक बेस ले रहा हूँ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग सल्फेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट की एग्जांपल दी है। सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट है और स्ट्रॉन्ग एसिड में इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है और वीक बेस में कॉपर हाइड्रोक्साइड लिया। बोला इन दोनों को जब आपस में रिएक्ट किया गया कॉपर हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सॉल्ट बना, उस सॉल्ट को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के मिलाने से बना। अब प्रॉब्लम आ गया, अब दोनों सेम नहीं है। अब मुझे ये पता करना है कि मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट। अब मैं इस सॉल्ट को पानी में डालूंगा, चलो पानी में सॉल्ट को डालने पे क्या मिलेगा, उसके कटायन आयन मिलेंगे, कॉपर 2+ और सल्फेट 2- मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? अब यहाँ पर साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, चलो कॉपर 2+ तो फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएगा, पर अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूँ तो क्या मिलेगा? चलो बताओ तुम लोग। अगर मैं सल्फेट को हाइड्रोलाइज करूंगा तो ये क्या दे सकता है? अरे ऑफकोर्स ये सल्फ्यूरिक एसिड दे देगा।
बरोबर कि नहीं? ये पानी के साथ मिलकर क्या बनेगा पता है क्या? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यानी इसका हाइड्रोलाइज करना तो कोई मतलब ही नहीं है, ये घूम फिर के वापस से अपना वही एक्चुअल प्रोडक्ट बना रहा है। और अभी अभी ऊपर हम लोग ने क्या देखा था, कोई भी जो स्ट्रांग होता है वो कभी अपना प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। एक ट्रिक तुम लोग को समझ में आई क्या? जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, वो कभी हाइड्रोलाइज होते ही नहीं है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे सल्फेट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कभी हाइड्रोलाइज होगा ही नहीं। यानी आप मेरा जो भी हाइड्रोलाइज होगा वो कौन होगा? कॉपर होगा। चलो कॉपर को हाइड्रोलाइज करते हैं। तो कॉपर 4 पानी के साथ हाइड्रोलाइज होगा 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और कॉपर हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। देखो ये तो रिपीट हो गया, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर तुमको एक हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है। यानी आप किसी बेस को पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो बेस और एसिड दोनों देगा, ठीक है। पर मुझे पता है पहले से कि जो बेस है वो बहुत वीक बेस है। यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन जो बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बरोबर कि नहीं? तो अगर तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगा? देखो ये वीक बेस है, समझ में आ रहा है? तो अगर वीक बेस है तो वीक बेस अपने आप को आयन बना पाता है क्या? अच्छा आयन बना पाता है क्या? नहीं बना पाता है। यानी ये रिवर्स नहीं जा पाएगा। रिवर्स क्यों नहीं जा पाएगा? रीजन समझ में आया? क्योंकि रिवर्स कैसे जाएगा? जब ये आयन बहुत मुश्किल से बना पाता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड वापस से रिवर्स जाना मुश्किल है उसका। पर एच हाइड्रोनियम आयन अपने आप को रिवर्स कर सकता है, पर कॉपर हाइड्रोक्साइड अपने आप को कंप्लीटली रिवर्स नहीं कर सकता है, बिकॉज वो वीक बेस है। पर जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ तब मुझे एक हाइड्रोनियम आयन मिला जो कि एक अच्छा एसिड है। जब इस हाइड्रोनियम आयन को लिटमस पेपर में डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। यहाँ पर ये रिटर्न तो जा नहीं सकता क्योंकि जितने आयंस को उनको ये बनाना था ये बना दिए। अब यहाँ पर क्या बनेगा? ये आयन की वजह से यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा। ये देखो जो भी आयन है ऐसे ही जाते रहेंगे, बरोबर। रिवर्स जाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि वीक एसिड है, वीक बेस है, वीक बेस को आयन बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ रहा है ना? अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन बना है, पाउडर जो बना है सोल्यूशन के अंदर, इसको हटाना है। तो बहुत आसान है, अगर आपको इसमें से पाउडर को हटाना है तो इस कॉपर हाइड्रोक्साइड को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दो। तो ये क्या करेगा? इसके पाउडर को हटाकर एकदम क्लियर सोल्यूशन दे देगा। समझ में आया? एकदम मस्त क्लियर सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट है तुम लोग को? यहाँ से एक नॉलेज, एक ट्रिक बता रहा हूँ तुम लोग को। कभी भी आप लोग रिएक्शन करोगे तो वीक, जो भी वीक होगा उस पर ध्यान देना। स्ट्रॉन्ग कभी भी रिएक्शन करेगा नहीं, कभी हाइड्रोलाइज होगा ही नहीं। ये अभी अभी अपने ऊपर पड़ा। समझ में आया फरहान साहिबा? एकदम आसान ट्रिक है इस कॉन्सेप्ट को क्रैक करने की। सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड में क्या है? वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग बेस तो करने वाला नहीं है रिएक्शन, या स्ट्रॉन्ग बेस करेगा तो हाइड्रोलाइज होगा ही नहीं, बाद में कटायन आयन बनेगा, फिर फर्दर हाइड्रोलाइज होके वापस अपनी एक्चुअल हालत में आएगा। यही होगा ना? हमारा जो भी मेन प्रोडक्ट है इसके बेस पे ही बनेगा। चलो तो यहाँ पर मैं एक सॉल्ट दे रहा हूँ जिसका नाम है सोडियम एसिटेट, CH3CO है। ये बना कैसे? तो बोलते हैं जब आप किसी वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस यानी NOH के साथ, वीक एसिड CH3COH के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको ये सॉल्ट मिलता है वीक, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि अगर मैं इस सोडियम एसिटेट को पानी के साथ हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो मुझे मिथाइल एसिटेट और सोडियम आयन, ये CH3CO प्लस माइनस है, और सोडियम प्लस आयन बनेगा। अब हम लोग को पानी के बारे में पता है, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं, हम लोग पहले से जानते हैं, करेक्ट ना? अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि CH3CO आयन यहाँ पे जो जनरेट हुए, बरोबर। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ये जो आयन जो जनरेट हुए उसको फर्दर हाइड्रोलाइज करता हूँ। क्या होगा? अब मुझे देखो पहले एक चीज तो पहले से पता है, ठीक है, कि जो सोडियम ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने रीजन बताया, क्योंकि सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस फर्दर हाइड्रोलाइज होगा ही नहीं। कौन फर्दर हाइड्रोलाइज होगा? CH3COO माइनस, बरोबर के नहीं फरहान साहिबा? तो इसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? एसिड और एक OH आयन बेस मिलेगा। यहाँ पे OH आयन बेस आ रहा है, यानी कोई वीक एसिड को आप हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको बेस भी मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। समझ में आया? इसकी और ज्यादा नीचे की स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ऊपर अपना मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हो गया। तो पूरा कंक्लूजन में क्या हो रहा है कि आप किसी एसिड को रिएक्ट करेंगे तो इसमें डोमिनेंट जो होगा एक्सेस मात्रा में क्या बनेगा? एक्सेस मात्रा में आपको बेस मिलेगा जब किसी वीक एसिड को आप रिएक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को?
5 मिनट के बाद वापस से लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है अरमान, फरहान, साइमा, यहाँ तक कितना पढ़ा है? हाँ सर। अंडरलाइन करो, मैं बहुत सारी चीजें अंडरलाइन कर रहा हूँ, वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाँ सर। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। ओके हाँ चलो 5 मिनट के बाद मिलते हैं, यानी 10:43 हो रहा है, मतलब 10:48 बरोबर, 10:40 ठीक है सर, चलो। ठीक है ठीक है।